वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है दिमाग की एक बहुत ही गंभीर बीमारी, खतरनाक बीमारी पार्किंसंस। उसका इलाज क्या होता है? तो पार्किंसन की जो बीमारी होती है उसका कोई निश्चित इलाज नहीं है अभी तक, लेकिन कोशिश की जाती है कि इसमें जो लक्षण होते हैं, सिम्टॉम्स होते हैं, उसको मैनेज किया जाए। इसमें दवाइयाँ, लाइफ स्टाइल इंटरवेंशंस और कभी कभी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि दवाइयों के बारे में। तो ट्रीटमेंट का जो सबसे मुख्य तरीका है वो है दवाइयों का प्रयोग, और इसमें ये कोशिश की जाती है कि डोपामाइन को रीस्टोर किया जाए, डोपामाइन को बचाया जा सके, या फिर डोपामाइन जैसी मॉलिक्यूल्स ब्रेन में सप्लाई की जाए, क्योंकि पार्किंसंस में ये डोपामाइन मॉलिक्यूल ही बहुत ही लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसमें इस दवाइयों का मेन पर्पस यही होता है कि डोपामाइन जैसा मॉलिक्यूल को फॉर्म किया जा सके, जिससे कि डोपामाइन की ज़रूरत पूरी हो सके। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लीवोडोपा और कार्बिडोपा। ये दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है। ये सबसे इफ़ेक्टिव दवाई है फॉर पार्किंसंस डिजीज़ के जो सिम्टॉम्स होते हैं उसके लिए। स्पेशली अगर स्टीफनेस है, जकड़न है आपके शरीर में, या फिर स्लोनेस है, आपका मूवमेंट काफ़ी स्लो हो गया है, तो उसमें ये बहुत ही कारगर दवा है लीवोडोपा कार्बिडोपा। लीवोडोपा जो है वो डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाता है हमारे ब्रेन में जा करके, और कार्बिडोपा जो है वो लीवोडोपा के ब्रेकडाउन को रोकता है जब तक कि ये ब्रेन में पहुंच नहीं जाता। तो इस तरह से लीवोडोपा और कार्बिडोपा जो है डोपामाइन की कमी को दूर करने में मददगार होते हैं। और समय के साथ ये दवाइयाँ, हालांकि कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके, जैसे कि वियरिंग ऑफ या फिर डिस्काइनेसिया हो सकता है, जो जिसे को कि इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स भी कहते हैं। अब बात करेंगे दूसरी तरह की दवाइयाँ है, वो है डोपामाइन एगोनिस्ट। इसमें डोपामाइन को जो डोपामाइन का जो प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, उसको मिमिक किया जाता है। इसका एग्जांपल होता है प्रामीपेक्सोल वगैरह, एपो मॉर्फाइन, ये सब इंजेक्शन इसमें यूज़ किए जाते हैं। और ये जब डोपामाइन का अर्ली सिम्टम होता है, शुरुआत होता है, या फिर एड ऑन थेरेपी के तौर पर इन दवाइयों का उपयोग करते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि स्लीपीनेस हो सकता है, हॉलुसिनेशंस हो सकते हैं, या फिर इम्पल्स कंट्रोल इशू हो सकता है। ये डोपामाइन को मिमिक करते हैं, डोपामाइन की नकल उतार करके फंक्शन करते हैं। फिर तीसरी तरह की दवाइयाँ है MAO-B इनहिबिटर्स। ये जो है डोपामाइन का जो ब्रेकडाउन है उसको प्रिवेंट करता है, और इसका एग्जांपल है सेलेजिलाइन, और भी कुछ दवाइयाँ होती हैं। ये डोपामाइन को टूटने से बचाता है, और इसमें इन दवाइयों का उपयोग डोपामाइन पार्किंसंस डिजीज की शुरुआत में ही किया जाता है, और जिसमें कि सिम्टम्स में माइल्ड रिलीफ मिलता है। फिर COMT इनहिबिटर्स तरह की दवाइयाँ होती हैं, जो कि लीवोडोपा जो दिया जाता है उसके इफेक्ट को प्रोलॉन्ग करता है। इसके एग्जांपल्स होते हैं एंटा कैपोन वगैरह, और ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब वियरिंग ऑफ होना शुरू हो जाता है, डायस्किनेसिया या फिर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। फिर पांचवी तरह की दवाइयाँ है एमेंटाडाइन। एमेंटाडाइन जो है वो जब
ट्रिमर्स होते हैं, कंपन होते हैं या फिर डायस्किनेसिया होते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होता है जो उसमें ये काम आता है एमेंटाडाइन। और ये पार्किंसंस का जो लेटर स्टेज है उसमें ये काम आता है। फिर छठी तरह की दवाइयाँ है एंटीकोलिनर्जिक्स, जो ये दवाइयाँ जो हैं वो ट्रिमर को कम करती हैं, जो धड़कन है वो कंपन है उसको रिड्यूस करती है, कम करती है। और ये मेनली यंगर जो पेशेंट्स होते हैं उनमें होता है, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्जांपल्स है ट्राई हेक्सी फेनिडाइल या फिर बेंजोट्रोपाइन। तो ये कंपन को रिड्यूस करता है, कम करता है, एंटीकोलिनर्जिक्स कहते हैं इसको। और लिमिटेड यूज़ इसका होता है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि कन्फ्यूजन, मेमोरी इश्यूज या फिर ड्राई माउथ। अब बात करेंगे कुछ सर्जिकल ऑप्शंस की, जो कि डोपामाइन के ट्रीटमेंट में कुछ सर्जरी का भी प्रयोग होना शुरू हो गया है। पार्किंसंस के ट्रीटमेंट में सर्जरी का भी प्रयोग होना शुरू हो गया है। तो इसमें आता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यानी डीबीएस। इसमें इलेक्ट्रोड्स जो है वो इम्प्लांट किया जाता है ब्रेन के स्पेसिफिक रीजन्स में, जैसे कि सबथैलेमिक न्यूक्लियस और ग्लोबस पैलिडस। इन ब्रेन के हिस्सों में इलेक्ट्रोड्स जो है इम्प्लांट किया जाता है और ये कनेक्टेड होता है पल्स जनरेटर जो कि चेस्ट में होता है। चेस्ट में एक पल्स जनरेटर लगाया जाता है, ये कनेक्टेड होता है उससे। और ये हेल्प करता है कि ट्रिमर को कम कर देता है, रिजिडिटी जो जकड़न है उसको कम करता है। और ये ऑप इस तरह से ये काफ़ी मददगार साबित होता है पार्किंसंस के रोगियों के लिए। और ये बेस्ट होता है उन पेशेंट्स के लिए जिनको जो कि लेवोडोपा के लिए तो अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ फ्लक्चुएशंस है या फिर डायस्किनेसिया इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं। तो ये सर्जरी है जो कि पार्किंसंस डिजीज़ को ठीक के लक्षणों को मैनेज करने में मददगार साबित होता है। फिर बात करेंगे कि कुछ लाइफ स्टाइल और सपोर्टिव थेरेपीज़ की। तो रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो बैलेंस को इम्प्रूव करता है, मोबिलिटी को बढ़ाता है और मूवमेंट को बढ़ाता है और मूड भी ठीक करता है। फिजिकल थेरेपी की बात करेंगे तो ये चलने में आपकी मदद करता है। फिजिकल थेरेपी पोस्चर करेक्ट करता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। स्पीच थेरेपी की बात करेंगे तो ये स्पीच में क्लैरिटी इम्प्रूव करता है और स्वेलोइंग को भी इफ़ेक्टिव बनाता है। किसी चीज़ को अंदर ले स्वेलो करने में आपकी मदद करता है स्पीच थेरेपी। फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करेंगे तो ये डेली एक्टिविटीज़ में असिस्ट करता है। फिर बैलेंस डाइट इसमें भी ज़रूरी होता है, जो कि एडेक्वेट फाइबर, ताकि कॉन्स्टिपेशन को कम किया जा सके। हाइड्रेशन पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हाइड्रेटेड होना ज़रूरी है। और टाइमिंग ऑफ प्रोटीन भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये लोअर लीवोडोपा के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करता है। फिर मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी इसमें काम आता है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन या कॉग्निटिव डिक्लाइन होने के केस में मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी बहुत मददगार साबित होता है। फिर बात करेंगे इमर्जिंग एंड इन्वेस्टिगेशनल ट्रीटमेंट की। तो इसमें अभी इमर्जिंग ये ऑप्शंस हैं, अभी इस पे स्टडी और रिसर्च जारी है, जैसे कि जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, ये स्टिल एक्सपेरिमेंटल है। फिर न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट्स ये भी अंडर स्टडी है, जैसे कि जो कि टारगेट करते हैं अल्फ़ा साइन्यूक्लिन को, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन होता है ब्रेन में जिसका डिपोजिशन हो जाता है। तो न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट्स के बारे में भी स्टडी की जा रही है। फिर फोकस्ड अल्ट्रासाउंड जो कि नॉन इन्वेजिव अल्टरनेटिव है टू डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी होती है उसका ये नॉन इन्वेजिव अल्टरनेटिव है फोकस्ड अल्ट्रासाउंड।
और ये बहुत लिमिटेड सेंटर्स में अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ब्रेन की बहुत ही खतरनाक और घातक बीमारी पार्किंसंस का इलाज का ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड उपयोगी वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।